Yes. All right. Now the thing is कि जो electronic configuration हमने पढ़ी है अब तक, I explained the SPDF configuration, then I explained the electrons in boxes configuration, और फिर उसके बाद जो है वो मैंने आप लोगों को जो एक दो exceptions लिखवाई थी, I just mentioned those also. तो उनको अगर मैं फिर से mention कर दूं कि we fill 4s before 3D and but we still write it afterwards. तो उसमें जो एक एग्जांपल कल हम कर रहे थे उसी को मैं थोड़ा फर्दर और एक्सप्लेन करता हूँ. लाइक वी डन दिस आयरन, फिर हमारे पास ये मैंगनीज वगैरह हैं सारे, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फिर इसके बाद हम फाइनल एक्सेप्शन की तरफ आएंगे कि यू हैव टू शिफ्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s बैक टू 3d if it makes it 3d 5 or 10. तो मैंगनीज इज लाइक 27. तो अगर आप मैंगनीज 27 की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो वी अगेन गो लाइक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. उसके बाद अगेन एज आई सेड यस्टरडे के 3p6 तक देयर इज नो इशू एंड देयर आर लाइक 18 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक आर्गॉन्स नोबल कॉन्फ़िगरेशन. लाइक आर्गॉन गैस जो है उसका प्रोटॉन नंबर 18 है, तो till 3p6 the configuration of an element would match to argon. इसके बाद we have 3d and 4s. अब since manganese has 27 electrons in total, तो 27 से आपने 18 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, you still left with 9 electrons, और वो 9 electrons जो होंगे you'll put 2 electron in s, so that makes it 4s2, and the remaining 7 electrons will go in 3d, so that's like 3d7. और अगर मैं इसके लास्ट टू सब शेल्स की अगेन इलेक्ट्रॉन बॉक्सेस डायग्राम बनाता हूँ, तो इट वुड एक्चुअली बी लाइक डी के 5 बॉक्सेस because it gets 10 electrons, one box gets 2 electrons only, so 1 2 3 4 and 5, that makes it 6. Let me cut it out. अच्छा, 3D के 7 electrons और 4s का एक अलग से बॉक्स. So this is like 4s and that's 3D. So 4s में we draw 2 electrons as pair. आप pair half arrows भी बना सकते हैं और two head arrow भी बना सकते हैं, like 2 head arrow और half head arrow. For 7 electron 3D7 में you need to put them again as 1 electron in each box first, 1 2 3 4 and 5, और फिर आपने pairing करनी है. Conventionally pairing हम left hand side से start करते हैं, तो it's like 6 and 7. So this is the configuration of manganese 27 atom when it is like neutral. लेकिन अगर आप इसके आयन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, like manganese 27 तो एटम है, न्यूट्रल है with all the electrons present in it, but अगर इसके आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं manganese 2 पॉजिटिव आयन की, तो do not forget कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं from this to this direction, तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है. तो इलेक्ट्रॉन फिल तो लोएस्ट एनर्जी शेल में सबसे पहले होता है, सब शेल में, लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो डू नॉट फॉरगेट के जो बैलेंस सब शेल है वो इसका वो है जो हाईएस्ट एनर्जी सब शेल है, दैट्स लाइक 4s2. तो 4s2 में से इलेक्ट्रॉन्स पहले निकलेंगे. सो व्हेन आई राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैंगनीज 2 पॉजिटिव, so it's like 2 electrons being taken away from 4s. तो जब ये चले जाएंगे 2 electrons, तो 4s will not be having any electrons left in it. So it would simply be like all the configuration same till 3p6. 3p6 के बाद it would be 3d7 and 4s 0. If you want to write 4s, you have to write 0 with it, else you don't write it even. तो जो कल मैं एंड पे बिल्कुल पॉइंट बता रहा था वो ये था कि जब आपको किसी ट्रांजिशन मेटल के आयन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो उसके लिए भी आपने उसके एटम की कॉन्फ़िगरेशन को पहले माइंड में रखना है कि जब इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो व्हाट वाज इट्स कॉन्फ़िगरेशन, और जब उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो फिर वैलेंस शेल्स में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. बट डोंट डू दिस, जो नॉर्मली स्टूडेंट स्टार्ट में मिस्टेक करते हैं वो नहीं करनी है आपने. और वो मिस्टेक क्या है कि जब आपको एग्जाम में मैंगनीज 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन आती है लेट्स से, तो
जैसे स्टूडेंट देखते हैं कि मैंगनीज इज लाइक 2 पॉजिटिव, तो दे गो टू periodic table and they see manganese proton number is like 27. तो 27 में से वो right away 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करके they make 25 electrons for manganese और उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं. तो जब आप 25 इलेक्ट्रॉन्स बना के उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो you would end up filling 4s and 3d accordingly, which is wrong. So for an atom, especially transition elements, writing the configuration of ion, you need to consider the configuration of its atom. मैं इसको इधर लिख भी देता हूँ, इस पॉइंट को आप नोट भी कर लें. तो फिर आप लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं. Let me write it down. While writing the configuration of ion transition metal ion, especially while writing the configuration of transition metal ion, consider the configuration of its atom first. Consider the configuration of neutral atom. I repeat this point कि अगर मुझे मैग्नीज 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन आती है एग्जाम में लिखने को, तो पहले मैं माइंड में या रफ में सोचूंगा कि मैग्नीज एटम की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है जो ऊपर लिखी है. तो ये कॉन्फ़िगरेशन रख के फिर आपने उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने और वो वैलेंस सबशेल्स 4s में से निकलेंगे पहले. अब आप लोगों को पता है कि मैग्नीज का जो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2+ नहीं है, वो 7+ है. लाइक KMnO4 में मैंगनीज होता है, पोटेशियम परमैंगनेट में, और इसमें मैंगनीज इज लाइक 7 पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव 8 है, 4-2 आगे हमने पढ़ना है रिडॉक्स में, और पोटेशियम पॉजिटिव है. तो अब इसी जगह आप सोचें कि अगर आपसे मैंगनीज 7+ की कॉन्फ़िगरेशन मांग लेता है एग्जामिनर, तो मैंगनीज 7+ के लिए आपको अगेन मैंगनीज एटम की कॉन्फ़िगरेशन ही को माइंड में रखना है, rather than taking away 7 electrons from manganese right away. So if I write the configuration of manganese 7 positive, which has lost 7 electrons, so again this is the configuration of the atom with 4s2 and 3d7 as its valence subshells. अब इसमें से जब मुझे 7 electrons निकालने, तो 2 electron तो आप ऐसे निकाल लोगे और रिमेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स आप फिर 3d7 से निकाल लेंगे. तो दैट वुड लीव अस विद 3p6, 3d, 4s. 4s will be entirely empty, 0. But 3d में से जब मैंने 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो it would be left with like how many? 2 electrons. ठीक है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे हैं ना. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने 4s में से और 5 इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें से 3d में से निकालेंगे. तो इट वुड बी लाइक 3d, 2 left. So this is like basic criteria for writing the configuration of the transition metal ions जब आप उनमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं. इसको आपने याद रखना है. अब इस पॉइंट में अगर कोई क्वेश्चन है, क्योंकि ये कल क्लास के बिल्कुल एंड पे मैंने बताया था, इसके और एग्जांपल्स भी हम करेंगे, लेकिन इसके बाद मुझे आपको फाइनल एक्सेप्शन बतानी है जो मैंने लिखवाई हुई है कि 4s से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करें बैक इनटू 3d if it makes it 3d 5 or 10. Okay, so if you could look into your rules that I wrote for the electronic configuration, the last one was you have to shift 1 electron from 4s back to 3d if it makes it 3d 5 or 10, and this exception is only for d and s orbitals subshells. और उस रूल की एग्जांपल देने से पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि why do we do that. In fact, d subshell, like any d subshell, could have a maximum of 10 electrons. 3d 10 तक जाता है. अब 3d 10 तो complete है, and when an orbital is like complete, it is most stable. Every atom want के उसका जो outermost subshell है, orbital है, वो complete हो जाए with 10 electrons. लेकिन अगर वो complete नहीं कर सकता, तो फिर D के लिए the next best possible choice is it should have half filled. Half filled of 10 will be like 3d5.
इंस्टेड ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन इसको 5 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं। तो जब 3D या कोई भी d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मे बी 4d 5d, तो वी कॉल इट हाफ फिल्ड। अब हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल इज आल्सो रिलेटिवली स्टेबल। उसकी रीजन ये है कि जब मेरे पास 3D में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं and I'm supposed to show those 5 electrons in d orbital or subshell, so what I need to do is like 1 2 3 4 5 boxes में 5 electrons जब हम draw करेंगे तो we'll put 1 electron in each box, right? जैसे मैंने कहा था कि electrons avoid pairing if you got more orbitals or subshells available, तो ये configuration बनेगी। अब आप अगर इसको note करें तो इसमें सारे electrons जो हैं they are like alone with a clockwise spin, there is no pair, and no pair mean no repulsion, no repulsion among electrons. अब अगर इसके अगेंस्ट आप नोट करें कि लेट्स से इफ आई हैड 3d6 मे बी या 3d7 जैसे आयरन में था, अभी मैंगनीज में था, तो 3d6 वाला जो सबशेल होगा उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स जब आप दिखाएंगे तो दे मस्ट बी लाइक वन पेयर, क्योंकि उसके अलावा तो ये पूरे नहीं होते। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर में आ जाते हैं until it's complete में स्टेबिलिटी इज डिफरेंट, लाइक लेकिन उससे पहले जब भी इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होता है, तो मैंने जैसे कल भी क्लास में बताया था कि पेयर में इलेक्ट्रॉन इस तरह होते हैं कि बिकॉज दे आर बोथ नेगेटिवली चार्ज्ड, दे ट्राई एंड हैव देयर स्पिन ऑपोजिट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बट स्टिल देयर इज सम रिपल्शन प्रेजेंट। तो रिपल्शन की वजह से द इनकम्प्लीट ऑर्बिटल would rather remain less stable compared to the one where there is all half filled or entirely filled. तो जब भी आप देखें कि 4s में से एक इलेक्ट्रॉन d में शिफ्ट करने से वो 3d5 हो रहा है या 10 हो रहा है, तो फिर आपने एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना है 4s से, दोनों नहीं कर सकते, ठीक है? ये रूल्स में मैंने ओनली वाला पॉइंट लिखवाया हुआ है, ये शिफ्ट वन इलेक्ट्रॉन ओनली फ्रॉम 4s to 3d if it makes it 3d5 or 10 because they are more stable configurations. इसकी जो आइडियल एग्जांपल है, जो एग्जामिनर की फेवरेट भी है, अगर आपको मैं क्लास में जैसे करा रहा हूँ, अगर आप उसको रिटेन रखेंगे एग्जाम में तो आपका टाइम सेव होगा, क्योंकि यू हैव टू पिक अमंग 4 ऑप्शंस टिपिकली कि विच ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, फॉर एग्जांपल फॉर क्रोमियम इज करेक्ट और कॉपर इज करेक्ट, जो नॉर्मली 2 आती हैं पेपर में। अब क्रोमियम्स प्रोटॉन नंबर इज 24 and if we write its SPDF configuration, so if you guys are writing it down तो आप इसको लिख लें यहाँ तक, और क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन आपने समझनी है पहले मेरे साथ, फिर नोट करेंगे। So chromium is like 24 electrons in total, so it's like 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, and after that we go like 3d and 4s. Now again till here it's argon or 18 electrons distributed, 24 minus 18 electrons, I'm left with 6 electrons. अब 6 electrons को अगर कोई स्टूडेंट इस तरह लिख देता है, like not applying this concept, 6 electrons को आप इस तरह लिख देते हैं कि 4s2 and 3d4, ठीक है, 2 इसमें और 4 इसमें, तो this will be taken incorrect, क्योंकि आपने वो जो लास्ट एक्सेप्शन या रूल मैं आपको बता रहा हूँ कि you have to shift 1 electron only from 4s to 3d if it makes or if it completes 3d5 or 10, तो आपने वो रूल फॉलो करना है, उसको अप्लाई करना है। अब देखिए मैं यहाँ पर अगर 4s में से एक इलेक्ट्रॉन इसमें वापस शिफ्ट कर दूं तो that would make it 3d5, so I cannot write it 4s2 and 3d4. In fact, I need to put 1 electron in 4s and give 1 more extra electron to 3d so that it becomes like 3d5 and 4s1. So chromium would be 4s1 and 3d5. So what we done is I shifted 1 electron from 4s back to 3d, that made it 3d5, and half filled 3d5 is more stable subshell, क्योंकि इसमें किसी इलेक्ट्रॉन का भी पेयर उस तरह से नहीं, और relatively it is like more stable configuration. So this would be taken as correct configuration of chromium, not
3d4 और 4s2 जो इससे पहले मैंने लिखी थी, इनफैक्ट 3d4 4s2 विल नेवर बी करेक्ट, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर ये 3d5 होता है। और इसी को अगर जी कर सकते 4s2 से 3d5 में। क्या पूछ रहे हैं शमाइल? लास्ट फर्स्ट पार्ट मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं कह रही हूँ आप 2 इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट कर सकते हैं। नहीं, not at all. In fact, see again, for that reason only I wrote that rule again. See, it says shift 1 electron only, so it's like 1 only, not 2. तो आपने दोनों इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं करने, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके अगर वो d5 और 10 हो रहा है तो फिर मस्ट है वो करना पड़ेगा, दोनों नहीं करेंगे, not at all. Okay, so if instead of these 18 electrons you find argon written here, और इसके साथ आगे फिर 3d5 और 4s1 लिखा होता है, तो जस्ट रिमेंबर कि जो नोबल गैस इस तरह से एग्जामिनर लिख देगा साथ किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन के, दिस इज just to show that the inner part of configuration of that element resembles to argon because argon's proton number is 18. एक ये क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आती है बार बार, और इसलिए कि इस पे ये फाइनल रूल और एक्सेप्शन लगता है, इसके बाद और कोई एक्सेप्शन नहीं है या रूल नहीं है जो आपको फॉलो करना है। और इसके साथ फिर है कॉपर, ठीक है। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन आप लोग खुद ट्राई करें, फिर मैं इनके आयंस की कॉन्फ़िगरेशन भी बताता हूँ आपको। Okay, so copper's proton number is like 29, ठीक है। तो अगर आप लोग ट्राई करें SPDF configuration of copper which is 29, and as I said कि ये जो रूल है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का 4s से d में, ये इसमें भी अप्लाई होगा। अच्छा, नेक्स्ट वीक से मोस्ट प्रोबेबली मैं आप लोगों की सैटरडे को क्लास रखूंगा, थोड़ी एक्सटेंडेड क्लास। एक तो जो लास्ट वीक मिस हुआ है हमारा, दूसरा फिर मुझे साइड बाय साइड जब पास पेपर भी स्टार्ट करने, तो जिन स्टूडेंट के तो अक्टूबर नवंबर में एग्जाम है ना, वो तो दे नीड टू ट्राई एंड मेक टाइम टू सॉर्ट ऑफ कम फेस टू फेस। नहीं आ सकते बिल्कुल भी तो फिर आप ऑनलाइन ही ले लें, कोई नहीं मसला। तो उसका टाइम थोड़ा मे बी अर्ली डे में होगा, तो आई लेट यू नो, जब जिस टाइम पे सब लोग फ्री होंगे अवेलेबल होंगे मैं उसी पर रखूंगा। बट मैंने आपको बता दिया सर हो गया, कर लिया हमजा। अच्छा चले आप बताएं फिर मुझे लास्ट इसका जो 3D और 4s है। सर 3D10 है और 4s1 है। एग्जैक्टली, वेल डन। सो अगेन जब आप कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे तो यू माइट एंड अप राइटिंग 3p6, उसके बाद 3D के बाद 4s, 18 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद टोटल 29 इलेक्ट्रॉन्स है। 29 माइनस 18 यू स्टिल लेफ्ट विद 11 इलेक्ट्रॉन्स। अब 11 इलेक्ट्रॉन्स को कोई स्टूडेंट इस तरह लिख दे कि 4s2 एंड 3d9, तो ये गलत हो जाएगा। अगेन जस्ट लाइक 3d4 and 4s2 is never correct, इसी तरह 3d9 and 4s2 will never be correct. So these two configurations will never be correct, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने से ये 5 और 10 हो रहे हैं। तो copper itself has to be 3d10 and 4s1, ठीक है। आई होप ये सब लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन लिख ली और इसमें डाउट नहीं है। बट अगर इसी जगह लेट्स से क्रोमियम आयन है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, कॉपर आयन है, अगेन डू नॉट फॉरगेट कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव आपको करने तो वो S में से रिमूव होंगे पहले, और उसके बाद अगर निकाल रहे हैं आप तो वो D में से जाएंगे। So that's why transition elements are like so reactive in ways के they use both s orbital and d orbital electrons while they are bonding. For example, अगर आप लोग रिकॉल करें तो क्रोमियम is present in potassium dichromate K2Cr2O7. That's like one very important oxidizing agent of क्रोमियम। और इसमें जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीजन टोटल लाइक -14 है, बिकॉज 1 ऑक्सीजन इज -2, तो 7 ऑक्सीजन -14 हो जाएंगे। पोटेशियम +2 है, 1 प्लस टाइम्स 2, एंड टू बैलेंस द टोटल -14 चार्ज क्रोमियम हैज टू बी +12। नाउ 2 क्रोमियम आर लाइक +12, तो अगर 2 क्रोमियम +12 हैं तो 1 क्रोमियम +6 होगा। ओके,
So if you are asked to write the configuration of chromium 6 positive ion, तो you would realize कि इसके मुझे अब 6 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं. तो अब मुझे कोई बता सकता है कि क्रोमियम 6 प्लस के वैलेंस सबशेल की क्या सिचुएशन होगी? Anyone? 3p6 तो उतना ही है, लेकिन 3d and 4s जज्बाती हुए बगैर बताना. जी बेटा, anyone? 6 इलेक्ट्रॉन्स निकालने, कहाँ से निकालें? ये तो एक 4s से निकलेगा और बाकी 3d से. एक s में से निकलेगा और बाकी 3d में से निकलेंगे. गुड हमजा. So technically जीरो हो जाएगा. all the electrons in s and d would go. So 4s भी चला जाएगा और d के 5 भी जाएंगे. तो technically it's like 3d 0, 4s 0. So what chromium 6 plus ion has done, इसने जो इसके हाफ फील्ड और ये ऑर्बिटल्स थे लास्ट टू, इनसे उसने जान ही छुड़ा ली, उसने इनको लूज कर दिया. And 3p6 is rather complete. So chromium 6 plus ion is like most stable ion of chromium. In fact, transition elements में configuration जो oxidation number है वो variable होता है. ये आप O level से पढ़ रहे हैं. Like chromium can be 1 plus, again 2 plus, 3 plus, 4 plus, 5 plus, 6 plus. इनमें से सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी क्रोमियम के लिए ये कि वो 6 प्लस बन जाए और डी और एस को छोड़ दे बिल्कुल, क्योंकि वो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन पूरे तो नहीं कर सकता. और वैसे भी ट्रांजिशन मेटल्स और नो मेटल विल गेन इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर वैलेंस सबशेल. सो ट्रांजिशन मेटल्स टेंड टू हैव दैट कॉन्फ़िगरेशन व्हिच मेक्स देयर आयन मोर स्टेबल रादर. ठीक है, तो इस बेसिस पे अगर आप लोग एक एग्जांपल आप खुद कर लें, फिर से आगे मुझे एक दो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताने और वो पेपर में आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है. तो वो ये है कि iron 3 positive, like iron can be 2 positive or 3 positive. Iron 3 positive की configuration आप लोग लिखते हैं. Iron का proton number 26 है. You guys try write SPDF configuration of iron 3 positive. And I repeat के do not forget the atoms configuration before you write ions configuration. And if someone is done, you can tell me what's 3D and 4s for iron 3 positive. Sir, 3d 4 और 4s 1. ये हम साहब ने वो मिस्टेक की है जो मैंने कहा था नहीं करनी. आपने इलेक्ट्रॉन कम करके कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, which is wrong. बाकी लोग भी बताएं बेटा, ट्राई करें प्लीज. आयरन 3 पॉजिटिव. Fe. देखा ऑनलाइन क्लास में आप लोग बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं ना, ये बड़ा मसला है. ओह अच्छा सर, समझ आ गया मुझे. ठीक है हमजा, यू कैन नॉट अनाउंस द आंसर येट. गर्ल्स बेटा आप लोग बताओ ना, आप में से किसी का आंसर नहीं आया. फाइव होएगा आयरन के आयन लास्ट 3d5 and 4s 0. 0. That's correct. See, again as I said कि when you're supposed to write the ions configuration, ट्रांजिशन मेटल का जब आयन की कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है तो आपने उसके एटम की कॉन्फ़िगरेशन पहले माइंड में रखनी है या बनाए रफ में. तो आयरन एटम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि 26 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास. सो इट गोज लाइक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and then after that we have 3d and 4s. So 26 18 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, you got 6 electrons. So 6 electrons के साथ iron atom is like 4s2 and 3d4, right? नहीं, 6 होगा ना. 3d6 sorry, 8 electrons. तो ये जब एटम था तो it was 4s2 and 3d6. But what I'm supposed to write in exam, for instance, is the configuration of its ion. अब ion का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. अब लूज कहाँ से करेगा? S में से करेगा, D में से करेगा. You're supposed to take away 3 electrons.
अब 3 इलेक्ट्रॉन जब मैं निकालूंगा तो 2 तो जाएंगे s में से, सो इट बिकम 0 ये वाले, और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा d में से, सो दैट वुड लीव d एज 5 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ यू कुड इमेजिन कि आयरन की जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं उनमें एक आयरन 2 पॉजिटिव है और एक आयरन 3 पॉजिटिव है। आयरन 3 पॉजिटिव इज 3d5, आयरन 2 पॉजिटिव इज रादर 3d6 एंड 4s0, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन s में से चले जाएंगे। तो अब आपसे कोई अगर पूछ ले कि आयरन 2 पॉजिटिव और आयरन 3 पॉजिटिव विच इज मोर स्टेबल आयन ऑफ आयरन, तो उसमें आयरन 3 पॉजिटिव विल बी मोर स्टेबल। उसकी रीजन क्या है कि जो आयरन 3 पॉजिटिव है उसका जो वैलेंस सब शेल है इट इज लाइक 3d5, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल is more stable than incomplete orbital, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन में पेयर और रिपल्शन प्रेजेंट होगा। तो ये एग्जांपल है, इनफैक्ट आप लोगों को पीरियोडिक टेबल भी होगा, आप नेट से भी देख सकते हैं, बुक में भी होते हैं। तो अगर आप लोग स्कैंडियम से जिंक तक की कॉन्फ़िगरेशन ट्राई करें, एटलीस्ट ये आपके सिलेबस में है, फर्स्ट 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स, स्कैंडियम 21 है, जिंक 30 है, तो इट वुड गिव यू अ गुड प्रैक्टिस। इनफैक्ट इसमें से 3-4 की तो मैंने करा दी है प्रैक्टिस आपको, आयरन, मैंगनीज, क्रोमियम वगैरह, कॉपर, बाकियों को भी करेंगे ट्राई। But in the meanwhile, I need to mention something else now. इसी concept में जो और चीजें पेपर में आती हैं, but if somebody has a question till here, तो you need to place it before I move further. पूछ लें please. Okay, so one very interesting thing that you would see, ये in fact next class में complete होगी चीज, लेकिन उससे पहले मैं आपको खुद भी पहले उसका brief idea दे देता हूँ जो टाइम हमारे पास रह गया उसमें, और वो ये है कि other than transition elements, you can इसके आप साइड हेडिंग बना सकते हैं, it's like finding, और इसके काफी MCQs मिलेंगे आपको पास पेपर में, it's like finding group, period and block of an element from valence subshell. Like अगर आपको किसी एलिमेंट का वैलेंस सबशेल की कॉन्फ़िगरेशन बता दी जाए तो उससे आप उसका ग्रुप नंबर, उसका पीरियड नंबर, उसका ब्लॉक, और जब ग्रुप नंबर पता चले तो वैलेंस भी बता सकते हैं। So you can find all this from the valence subshell configuration of an element, but this is not for transition element, और ना ही एग्जामिनर उसके लिए आपसे पूछता है इसमें। This is like excluding transition elements. It's like mostly for group 1, 2 and then onward 3 to 8. So how do we do this? For instance, अब let's say chlorine's configuration 17 proton के लिए हम लिखते हैं अगर, so it's like 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p5. So अब क्लोरीन का जो वैलेंस सबशेल है वो 3p5 है, ठीक है। तो इस वैलेंस सबशेल से मैं क्लोरीन का ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, ब्लॉक नंबर बता सकता हूँ। अब आप सोचेंगे कि क्लोरीन का तो हमें पहले ही पता है, but how the examiner would put this question is they don't say it's chlorine, they would simply say it's element X. तो इसके लिए आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि जिसका ग्रुप बता दे और वो बता दें। फिर कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि जी हमें इतनी पेन लेने की जरूरत नहीं, हम सारे उसके इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे और पता चल जाएगा। तो उसके लिए फिर एग्जामिनर के पास हर चीज की रेमेडी होती है। वो करते क्या है कि वो इनर सबशेल्स नहीं दिखाते हैं आपको, लाइक उसके लिए डॉट्स लगा देगा आपको और फिर एंड पे लिख देगा 3p5. So this is how the question is placed. So from the valence subshell only you can tell all these things that I've mentioned up. तो कैसे पता चलती है मैं बताता हूँ। ये जो नंबर लिखा होगा वैलेंस सबशेल के साथ, this number could be 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is like the period number of that element. ठीक है, ये उस एलिमेंट का पीरियड नंबर है। लाइक 3 लिखा हुआ है तो इट मीन्स ये थर्ड पीरियड में। और इसी तरह से ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्या चीज होती है मैं बताऊंगा, लेकिन ये नेक्स्ट क्लास तक जाएगी चीज। पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स हैं, जैसे ग्रुप और पीरियड में उसी तरह से ब्लॉक्स भी बने हुए हैं। लाइक वी हैव एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और नीचे ये एफ ब्लॉक है। तो ग्रुप 1 and 2 मेक्स एस ब्लॉक, फिर ऑनवर्ड 3 से यहाँ तक ये पी ब्लॉक है, फिर डी और एफ। तो ये जो लेटर यहाँ लिखा हुआ है आपके पास, उसका जो ऑर्बिटल है सबशेल, ये उसका ब्लॉक है, पी ब्लॉक।
like this element is found in this area. और ये जो ऊपर नंबर है इलेक्ट्रॉन्स, इसमें आपने 2 ऐड कर देना है, ग्रुप 1 2 के लिए नहीं, तो ये उसका ग्रुप नंबर आ जाएगा. For example, it's 5, तो plus 2 करेंगे तो 7. So this element is in group 7. It's in block P and it's period number 3. ये इसकी इंफॉर्मेशन है. तो ये जो मैंने लिखा है इसको आप इस तरह से लेबल कर लें, and this X is rather chlorine here. लेकिन इसके साथ ही मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, एक दो एग्जांपल आप मेरे साथ कर लें. लेकिन ये चीज़ बनी कैसे है, इसको मैं डिटेल में कल नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको मंडे को, कि ये कॉन्सेप्ट आया कैसे है, कि किस तरह से मैं बैलेंस सब शेल से ये सब कुछ पता चल जाता है. और इतनी देर में अगर आप ये लिख लें और साथ एक दो एलिमेंट्स की प्रैक्टिस खुद से भी कर लें. Say if we had an element T and it's like inner shell configuration not shown, and it simply ends up as 4p2 और इसके थ्रू आपको सारा कुछ बताना पड़ जाता है कि जिसका पीरियड नंबर क्या है. बहुत से एमसीक्यूज आपको मिलेंगे इसके, फिर इसका ग्रुप नंबर क्या है और वैलेंसी या ब्लॉक नंबर क्या है, ब्लॉक क्या है, इजी है. तो अगर आप लोगों ने ऊपर लिख लिया है तो फिर एलिमेंट टी की ये चीजें लिखें और मुझे भी बता दें. Yes, anyone. So which period is this element T in? 4. 4, right? Because this number here would refer to the period number, and the period number is like number of shells also in total. So it's in 4th period. And the group number would be like this number plus 2 to that for P only. That would also make it 4. And block is like obviously P. So it's a 4th group, 4th period element in P block. So it's like most probably from carbon, silicon, germanium, like that. ये basically जो element है, maybe it's like silicon or something, या उससे आगे germanium है. तो ये आपको इस तरह से एलिमेंट दे के एग्जामिनर सारा कुछ पूछता है, और बाद में समटाइम ऑप्शंस में एलिमेंट्स लेबल होते हैं ABCD. सो यू गॉट सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, क्लोरीन फॉर इंस्टेंस. तो वंस यू रियलाइज कि इसका ग्रुप और पीरियड कौन सा है, फिर आप प्रोडक्ट टेबल में जाके उसको आइडेंटिफाई करेंगे और फिर आप ऑप्शन पिक कर सकते हैं. सो दिस इज लाइक कॉन्फ़िगरेशन का जो टॉपिक है, इट्स नॉट ओनली कि यू आर एबल टू और यू आर सपोज्ड टू बी राइटिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स और आयंस ओनली. You're supposed to answer many other questions which are actually linked to these kind of concepts. और ये चीज़ फिर कैसे बनी है ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. तो इसको यहाँ स्टॉप कर देता हूँ. किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले इतनी देर. आगे जो चीज़ है वो थोड़ा टाइम लेने वाली है. और एज आई सेड के नेक्स्ट फ्राइडे क्लास फेस टू फेस होगी और फिर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी है. लेकिन उससे आगे जो सैटरडे है उसमें क्लास मे बी अर्ली टाइम में होगी, बट उसमें पास पेपर प्रैक्टिस है. तो आई वुड रियली वांट कि आप लोग एटलीस्ट एक दफ़ा वीक में ज़रूर आएँ फेस टू फेस क्लास के लिए. इट्स रियली इंपॉर्टेंट पेपर के लिए. और अगर नहीं आ सकते तो फिर उसको भी मैं ट्राई करूँगा स्ट्रीम कर दूँ ऑनलाइन. ठीक हो गया बेटा? तो क्वेश्चन है पूछें प्लीज. चलें, दैट वुड बी ऑल देन. अल्लाह हाफिज़. Okay, sir. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़. Yes.